ये सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। ये पिछले लेक्चर्स में लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में जो अब तक हमने पढ़ा है, लेक्चर 1 में हमने सिंपल सा डेफिनेशन देखा था, फिर टीएन और एसएन का फॉर्मूला देखा था, है कि नहीं। टीएन के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन किया था। फिर लेक्चर नंबर 2 में एसएन का फॉर्मूला और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। लेक्चर नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस किया और कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एपी और कुछ हाइलाइट्स हम देख रहे थे, है ना। तो हाइलाइट्स का एक सीक्वेंस चल रहा था अपना, उसी सीक्वेंस को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे एजम्पशन ऑफ टर्म्स, जैसे हाईलाइट नंबर 5 होगा, ये 4th अगर होगा, प्रीवियस लेक्चर में 4 तक कर लिया था, ये 5 है ना। तो इसमें अगर देखें, दैट इज एजम्पशन ऑफ टर्म्स इन एपी सीरीज। एजम्पशन ऑफ टर्म्स इन एपी, एजम्पशन ऑफ टर्म्स इन एपी। जैसे अगर एपी में टर्म्स को एज्यूम करना हो तो कैसे एज्यूम करेंगे, एजम्पशन ऑफ टर्म्स इन एपी। तो इसका एज्यूम करने का क्या मतलब है, एपी सीरीज अगर लिखना हो तो ए प्लस डी, यहाँ देखिए इधर ए क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये भी तो एपी में ही है, लेकिन क्या सर इसका कुछ फायदा नहीं है। तो अगर 3 टर्म्स हमें एज्यूम करना होता है तो हम क्या एज्यूम करते हैं, समझिएगा इधर 3 टर्म्स इन एपी। 3 टर्म्स इन एपी हम कभी कभी ये भी मान के कर सकते हैं, लेकिन कुछ फायदा दिखना चाहिए। 3 टर्म्स इन एपी अगर हम ये मान लें कि एक टर्म अगर ए ले ले, इसके आगे थोड़ा चले जाते हैं ए प्लस डी, और इसके पीछे आ जाते हैं एक टर्म पीछे ए माइनस ऑफ डी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि तीनों का जो सम है ए प्लस डी, ए और ए माइनस डी, सम करेंगे तो 3 आएगा, एक वेरिएबल गायब हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट यही फायदा है कि एडिशन करने पे डी गायब हो जाएगा और सिर्फ ए बचेगा, है ना। तो वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाते हैं, यही एक फायदा है। तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, अगर इस तरीके से मानते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म ए नहीं है, फर्स्ट टर्म है ए माइनस डी, कॉमन डिफरेंस क्या है, फिर डी है। तो अगर इस तरीके से मानेंगे तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या है, दिस इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ डी है। और इसमें अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें, ये कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इस केस में हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी आ जाएगा, है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म इज ए माइनस डी एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। इज दैट क्लियर। ध्यान दीजिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम की बातें हैं। नाउ 4 टर्म्स इन एपी, अगर 4 टर्म्स इन एपी मानना, 4 टर्म्स इन एपी, 4 टर्म्स इन एपी, वही कुछ फायदा मिलना चाहिए। यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो सिमेट्रिक रखने के लिए अगर हम एक टर्म ए माइनस डी मानते हैं तो इसका अगला टर्म ए प्लस डी मानना होगा, है ना। जैसे पीछे और आए तो पीछे अगर आएंगे तो ए माइनस 3d आना होगा, और इसके और एक आगे जाए तो ए प्लस 3d आना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म आपका ए माइनस 3d है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे d नहीं है, कॉमन डिफरेंस 2d है। देखिए डिफरेंस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2d है ना। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा इस केस में, चाहे फर्स्ट टर्म पहले बात कर लेते हैं, तो इस केस में जो फर्स्ट टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज ए माइनस 3d। और अगर कॉमन डिफरेंस बात करें, कॉमन डिफरेंस क्या है ना, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2d है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2d है कि नहीं। फर्स्ट टर्म इज ए माइनस 3d एंड कॉमन डिफरेंस इज 2d। इज दैट क्लियर। ये 3 टर्म हो गया, 4 टर्म। और 5 टर्म अगर मानना हो, 5 टर्म्स इन एपी, आप खुद ही मान सकते हो। जैसे अगर मानना हो 5 टर्म्स इन एपी, देखिए ध्यान से, 5 टर्म्स इन एपी, 5 टर्म्स इन एपी, 5 टर्म्स इन एपी अगर एज्यूम करना हो तो क्या एज्यूम कर सकते हैं इसमें। अगर हम इसमें एज्यूम करें 5 टर्म्स इन एपी, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच में ए ले लो, 2 टर्म आगे और 2 टर्म पीछे, तो क्या हो जाएगा, इसका 2 टर्म आगे ए प्लस डी और ए प्लस 2d, अगर 2 टर्म पीछे अगर आएंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ऑफ डी, एक और पीछे आए तो ए माइनस ऑफ 2d आएगा। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हमने टर्म्स को मान लिया, 5 टर्म्स इन एपी। सिमिलरली अगर 6 टर्म्स इन एपी मानना हो, 6 टर्म्स इन एपी, तो क्या मानना चाहिए। तो सर 6 टर्म के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, 3 प्लस में और 3 माइनस में, मतलब ये इस तरीके से जाएगा। इधर देखिए ए प्लस डी और इधर ए माइनस ऑफ डी, इसके अब इधर
3 प्लस में दैट इज ए प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, 2d का कॉमन डिफरेंस रहेगा 3d और फिर a प्लस ऑफ 5d। और पीछे अगर आएंगे तो दिस इज ये हो जाएगा a माइनस ऑफ 3d एंड दिस इज a माइनस ऑफ 5d। तो इस तरीके से क्या है कि 6 टर्म्स इन एपी आ गया। अब 6 से अधिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे 3-4 से ज्यादा अधिक की जरूरत नहीं पड़ती है। 7 भी मानना हो तो मान सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से टर्म्स इन एपी मानना होगा। तो यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, कॉमन डिफरेंस डी रहेगा, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये रहेगा, कॉमन डिफरेंस 2d का रहेगा, है कि नहीं। तो ये सब ध्यान दीजिए। ऊपर वाले में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज दिस इज a माइनस ऑफ 2d एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d है ना। यहाँ पे अगर देखिए इस केस में तो फर्स्ट टर्म जो है दिस इज फर्स्ट टर्म इक्वल टू है a माइनस ऑफ 5d, और यहाँ से कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2d है ना। इस तरीके से इज दैट क्लियर, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2d। तो 5 टर्म्स इन एपी, ये है 6 टर्म्स इन एपी। अब इसमें अगर देखें तो इस तरीके से हम सारी चीजें कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी जैसी बात नहीं है। इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं कि इसका हमें एडवांटेज कहाँ पे दिखेगा, है ना, किस तरीके क्वेश्चन में हमें ये काम आ सकता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन एग्जांपल में लेते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है द सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी is 27 and their squares is and their squares is 293. Find the first term and the common difference. Find first term and common difference. ठीक है, तो बोला जा रहा है एक एपी सीरीज का सम ऑफ 3 टर्म्स, एपी का कितना है 27 है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स एंड देयर स्क्वायर, सम है मतलब सम की बात कर रहे हैं, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ये ऐड कर देते हैं, ज्यादा मोर क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293। सम कितना दिया है 293, और तीनों टर्म का सम है 27। तो फिर आपको फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर दिस एपी सीरीज। फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आप इसको एक बार करके देखिए, है ना। बहुत ही सिंपल सा चीज है, बहुत ही कोई ऐसा तोप चीज नहीं है। जैसे अगर हम इसको डील करें, समझिए इसको कैसे डील करेंगे। तो वीडियो पॉज करके आपको अटेम्प्ट कर लेना था, अगर कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं किए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे सम दिया हुआ है, सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम एज्यूम करने वाला कॉन्सेप्ट अभी सीखे हैं, अगर वो हम जान लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको यूज कर लेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। तो मान लेते हैं टर्म्स क्या होगा a, और फिर अगला टर्म a प्लस डी, और इसका जस्ट पिछला टर्म क्या आएगा, दिस इज a माइनस ऑफ डी आएगा। इस तीनों का अगर सम करेंगे तो सम इक्वल टू कितना है 27 है। तो सम अगर देखें तो a और a कितना आएगा 3a इक्वल टू 27। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आएगा 9 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से a का वैल्यू 9 आ गया, तो इसका मतलब अब जो टर्म्स है वो टर्म्स क्या क्या बन गए। अब देखिए टर्म्स इक्वल टू 9 माइनस ऑफ डी, 9 और ये 9 प्लस ऑफ डी, मतलब 9 के ये सिमेट्रिक डिफरेंस पे है ना। नाउ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स वो कितना था 293 था। तो ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 माइनस ऑफ डी का स्क्वायर प्लस ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस ऑफ ये हो जाएगा 9 प्लस डी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 293। अब समझिए इसमें क्या है, ये 81 81 81 कितना हो जाएगा 81 इंटू 3 प्लस डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2d स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 293 आ जाएगा। अब ये इसको अगर इस तरफ ले जाए 2d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा
243 माइनस 293 दैट इज 50 आएगा। तो यहाँ से डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 25। तो यहाँ से जो डी का वैल्यू है डी इक्वल टू +-5 आ गया, है कि नहीं। तो जो टर्म्स है एक बार +5 लोगे तो सीधा दिखेगा और माइनस लोगे तो उल्टा दिखेगा। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हम देखते हैं लेके अलग अलग लेके दिखाते हैं आपको। केस 1 व्हेन d इक्वल टू 5, तो d इक्वल टू 5 यहाँ पे रख देंगे तो टर्म्स क्या क्या दिखेंगे 9 माइनस ऑफ 5 दैट इज 4, फिर 9 और 9 + 5 दैट इज 14। अब देखिए केस 2 जब d इक्वल टू -5 लेंगे तो यही दिखाई देगा 14, बीच वाला टर्म 9 ही रहेगा और ये 4 हो जाएगा, है ना, उल्टा ऑर्डर में आ गए। तो खैर कोई बात नहीं है, तो या तो सीरीज इंक्रीजिंग में होगा या तो डिक्रीजिंग में होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक फायदा, इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या है अटेम्प्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए कुछ एग्जांपल और हम लेते हैं जिसको आप अटेम्प्ट करिएगा। जैसे ये दिया एग्जांपल के तौर पे, फाइंड द कंडीशन सच दैट find the condition such that the roots of equation ये दिया हुआ है दिस इज x³ माइनस ऑफ px² प्लस ऑफ qx माइनस ऑफ r इक्वल टू 0 may be in AP and hence solve the equation जिसको सॉल्व करना है आपको। दिस इज द इक्वेशन इज x³ माइनस ऑफ 12x² प्लस ऑफ 39x माइनस ऑफ 28 दिस इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए सच दैट कि इसके जो रूट है एपी में हो, और फिर उसके बाद अगर एपी में है तो इसको आप इसका कंडीशन फाइंड आउट करके बताइए क्या कंडीशन होना चाहिए। सही है, तो आप एक बार अटेम्प्ट करिए। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक बात है क्या बच्चों। हाँ तो बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व इट। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम क्या दिखेगा हमें, किस तरीके से दिखेगा। बहुत ही सिंपल उपाय है। तो बोला ये जा रहा है कि ये इक्वेशन है x³ माइनस ऑफ px² प्लस ऑफ q ऑफ x माइनस ऑफ r इक्वल टू 0। अब इसमें बोला जा रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो एपी में, तो मान लेते हैं जो रूट्स हैं एक अल्फा बीटा गामा होगा, है ना, अल्फा बीटा गामा ये तीनों एपी में है। तो एपी में मानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो एक रूट को हम मान लेते हैं ए थोड़ी देर के लिए, और दूसरे रूट को क्या मान लेते हैं ए माइनस डी, और फिर ए प्लस ऑफ डी। इज दैट क्लियर। इसका एडवांटेज क्या है कि अगर तीनों का सम ऑफ रूट्स यहाँ से निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट निकालेंगे दैट इज ए माइनस ऑफ डी प्लस ऑफ ए और ए प्लस ऑफ डी दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी के इक्वल होगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो 3a इक्वल टू क्या आ गया p आ गया। तो a इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से p/3 आ गया। अब इसका फायदा क्या है, बीटा इटसेल्फ इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। a इक्वल टू p/3 मतलब बीटा इक्वल टू p/3 है, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इक्वेशन का रूट है तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे, है ना, सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा ये देखते हैं। तो अब यहाँ से देखिए a इक्वल टू p/3 रखेंगे तो ये आएगा p का क्यूब अपॉन 27 माइनस p इंटू दिस इज p² बाई दिस इज 27। इज दैट क्लियर। कोई समस्या इसमें परेशानी। अच्छा 27 नहीं होगा, दिस इज p² बाई 9। तो फिर अगला जो टर्म है दैट इज q इंटू क्या होगा, यहाँ से x का वैल्यू दिस इज p/3 है, फिर माइनस ऑफ r दिस इज इक्वल टू 0 ये दिखेगा। अब समझिए pq अपॉन 27 माइनस pq अपॉन 9
तो ये दिखेगा पी क्यूब माइनस, अब 3 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो -3 टाइम्स ऑफ पी क्यूब अपॉन 27 दिखेगा, और प्लस पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ आर इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए पी क्यू -3 पी क्यू -2 पी क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, दिस इज माइनस ऑफ 2 पी क्यूब, 2 टाइम्स पी क्यूब अपॉन 27 प्लस दिस इज पी क्यू बाई 3 माइनस ऑफ आर इक्वल टू 0। सही है। अब 27 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे, -27 से कर देते हैं, तो ये पूरा इक्वेशन जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखेगा, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ पी क्यूब, -27 से है तो -9 टाइम्स ऑफ पी क्यूब ये, और फिर माइनस माइनस प्लस दिस इज 27R इक्वल टू 0, है ना। तो ये इस तरीके का जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमें दिखना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये जो रिलेशन आया है अभी अपने पास निकल के, अब इस रिलेशन का यूज कर सकते हो आप, है कि नहीं। मतलब इस रिलेशन में अगर कोई चीज होगा P, Q और R, अगर इस रिलेशन को फॉलो करेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसके रूट्स AP में होंगे। अब इस कंडीशन का हम यूज कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं कि किसी भी टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए, तो जैसे ये P है यहाँ पे देखो रख के, फिर यहाँ पे P इंटू क्यू इसका मल्टीप्लीकेशन, फिर यहाँ पे R, अगर ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 0 आपको दिखाई देगा, है कि नहीं। तो अगर इस तरह की कंडीशन फॉलो करता है कोई, अगर क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब वो उस इक्वेशन का रूट क्या होगा, AP में होगा। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है जो सॉल्व करने के लिए, एक बार मैं फिर से लिखता हूँ इक्वेशन को और फिर मैं अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या है, एज फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं तो इक्वेशन ये दिया हुआ है कि इक्वेशन है x³ माइनस ऑफ 12x² और प्लस ऑफ कितना है 39x माइनस ऑफ 28 इक्वल टू 0 है। अब इसके रूट्स मान लेते हैं AP में, तो a माइनस ऑफ डी और फिर a प्लस ऑफ डी, सम ऑफ रूट अगर करेंगे तो सम ऑफ रूट देखिए यहाँ पे सम ऑफ रूट्स वो कितना आएगा यहाँ से निकल के, तो सर ये 12 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, दिस इज 3a इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 4, मतलब एक रूट 4 होगा इसका। क्या ये सही बात है, एक रूट 4 है या नहीं, आप इसको रख के चेक कर सकते हो यहाँ पे, है कि नहीं। एक बार चेक करेंगे आप, तो चलिए इक्वल टू 4 को देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो 4 अगर रखेंगे तो ये 12 माइनस 12 इंटू दिस इज, अच्छा नहीं, 4 का क्यूब कितना आएगा। तो बच्चों ये a इक्वल टू 4 रख के देखते हैं, तो 4 का क्या होगा, 4 का क्यूब माइनस 12 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 39 इंटू 4 माइनस ऑफ 28 आएगा। सही है। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं, 4 4 4 सब में से कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस दिस इज 4 इंटू 12 इंटू 4 48, और ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 39 और माइनस ऑफ 7 आएगा। इज दैट क्लियर? अब 16 प्लस 39 कितना होगा, दोनों का एडिशन 16 प्लस ऑफ 39 दोनों का अगर ऐड करें तो दिस विल बी 4 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, दिस इज 55 माइनस ऑफ दिस इज 55, तो ये इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, है कि नहीं। इसका मतलब सही है, रूट AP में है इसका, है कि नहीं। अब AP में है तो बाकी हम रूट कैसे निकालेंगे, तो पता ही चल गया कि रूट्स क्या क्या हो गए। अब रूट्स आ गया, देखिए सर 4 माइनस ऑफ डी 4 और 4 प्लस ऑफ डी, यही दिखाई देगा। अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला कंडीशन भी लगा सकते हैं, चाहे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का अगर कंडीशन लगाते हैं, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर लगाएंगे तो 4 इंटू दिस ये हो जाएगा 16 माइनस ऑफ डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस दिस इज इक्वल टू कितना होगा 28 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस ऑफ डी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, तो यहाँ से डी इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3 आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से डी का वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई समस्या परेशानी है क्या? तो डी का वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है।
और ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू 4 निकल के आ चुका है। तो सारे रूट्स पता ही है अपने को। यहाँ से डी का वैल्यू 3 रख सकते हैं। केस 1, जब डी का वैल्यू 3 रखेंगे तो रूट्स क्या क्या मिलेंगे, 1 आएगा, फिर यहाँ पे एक रूट तो 4 है ही, और एक 7 आ जाएगा। केस 2, जब डी का वैल्यू -3 रखेंगे तो 7, 4 और 1, मतलब वही रूट उल्टा ऑर्डर में दिखाई देगा। क्या क्लियर है कि आप इस तरीके जो क्वेश्चन होगा हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी से? बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें कोई समस्या ऐसी बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट, एक तो ये हो गया हाईलाइट नंबर 5। फिर हाईलाइट नंबर 6 में अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है, कॉमन टर्म्स निकालने के लिए कई सारे एपी सीरीज लिखे होते हैं और उसमें हमें कॉमन टर्म्स फाइंड करना होता है। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स क्या होगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हाईलाइट नंबर 6, फाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, फाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स in 2 AP series, in 2 AP series, 2 AP सीरीज दिया रहेगा, उसमें कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करना है कि नहीं? तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, ये चीज अगर देखें तो जो कॉमन सीरीज आएगा वो भी एपी में ही आता है, पहली बात तो ये है। और उस एपी सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस होगा, वो दोनों एपी सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है उस दोनों का एपी एलसीएम के इक्वल होगा, है ना? जैसे पहला सीरीज लिखा उसका कॉमन डिफरेंस D1 आ गया, फिर दूसरा सीरीज लिखा है उसका कॉमन डिफरेंस कुछ होगा D2 है। तो D1 और D2 समझिएगा ध्यान से, D1 D2 का जो एलसीएम होगा, है ना, उसका एलसीएम लेने के बाद एक कॉमन डिफरेंस D आएगा। वो कॉमन डिफरेंस D नए वाले एपी सीरीज का जो कॉमन टर्म्स का जो सीरीज बनेगा उसका क्या होगा, वो कॉमन डिफरेंस होगा, है कि नहीं? तो जैसे कहने का मतलब यह है कि S1 सीरीज, लेट्स सपोज दैट देयर इज अ सीरीज S1, इस तरीके का है कि विथ फर्स्ट टर्म इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू मान लेते हैं D1 है। और S2 सीरीज है विथ फर्स्ट टर्म इक्वल टू मान लेते हैं A1 कर देते हैं A2 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D2 है कि नहीं? तो S कॉमन सीरीज जो होगा, S कॉमन, एक कॉमन जो टर्म्स का अगर सीरीज बनाएंगे, S कॉमन मतलब कॉमन टर्म्स का एक सीरीज है, तो उसका फर्स्ट टर्म तो हमें निकालना पड़ेगा एक बार देख के, है कि नहीं? तो मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म, अभी एग्जांपल लेंगे, कुछ आएगा A, है ना, एंड कॉमन डिफरेंस पहले से नोन होता है, एंड कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ D1 D2 होगा। D1 D2 का जो एलसीएम आएगा वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा एस कॉमन सीरीज का, जो कॉमन टर्म्स का जो सीरीज बनेगा, है कि नहीं? एग्जांपल से इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक सीरीज है, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, एज फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं कि सर एक सीरीज है S1, इसका फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू मान लेते हैं हम 2 है, और कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल टू मान लेते हैं 2 है। और दूसरा सीरीज है S2 इक्वल टू, इसका फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू 1 है और कॉमन डिफरेंस D2 इक्वल टू 3 है। ठीक बात है, इस तरीके से ये टर्म चल रहा है। तो इस सीरीज का सारा टर्म अगर लिखेंगे तो क्या दिखेगा अपने को, वो सीरीज का टर्म्स लिखते हैं। जैसे पहला टर्म अगर 2 है, देखते हैं S1 में क्या क्या आएगा। तो S1 में आएगा पहला टर्म 2 है, फिर अगला टर्म क्या आएगा, फिर अगला टर्म सर कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ 4 आएगा, फिर अगला टर्म क्या आएगा 6 आएगा, फिर 8 आएगा, है ना, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। और S2 का अगर लिखेंगे तो देखिए S2 का टर्म, पहला टर्म कौन है, 1 है, फिर इसमें एडिशन करेंगे कॉमन डिफरेंस का तो 4 आएगा, फिर अगला टर्म क्या आएगा 7, फिर अगला टर्म इसमें 10, फिर अगला टर्म क्या आएगा 13 आएगा, फिर इसमें अगला टर्म ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर इसी तरीके से 25 आएगा। तो इस तरीके से 1 4 फिर 7 10 13 16 19 22 25 आएगा, फिर 2 4 6 8 10 12, और फिर इसी प्रकार से क्या होगा 14, फिर यहाँ पे भी और टर्म लिखते हैं
16 होगा, फिर अगला और टर्म अगर लिखेंगे 18 होगा, फिर और टर्म अगर लिखेंगे 20, 22, इतना समझने के लिए बहुत है। अब देखिए ध्यान से, दोनों में पहली बार कौन सा टर्म कॉमन आ रहा है, तो पहली बार सर यहाँ पे 4 और 4 कॉमन आ रहा है। फिर उसके बाद अगला टर्म कौन सा कॉमन आ रहा है सर दोनों में, तो सर यहाँ पे 10 और 10 आ रहा है। फिर अगला 16 और 16, फिर 22 और 22, है कि नहीं। तो यहाँ पे एस कॉमन सीरीज अगर बनाए दोनों का, तो एस कॉमन क्या दिखेगा, तो एस कॉमन सीरीज में हमें दिख रहा है पहला टर्म 4 है, फिर अगला 10 है, फिर अगला क्या है 16 है, फिर 22 है। क्या ये भी एक एपी में ही आ रहा है, सर ये भी एक एपी सीरीज ही है। फर्स्ट टर्म हमें पहली बार जो कॉमन आएगा वो निकालना पड़ता है कि नहीं, लिख के। अब लेकिन कॉमन डिफरेंस, अब ध्यान से देखो, इसमें कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। जो कॉमन डिफरेंस है वो निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से नोन होता है। यहाँ से कॉमन डिफरेंस 6 है, यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस 6, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है। तो दिस 6 इज द एलसीएम ऑफ क्या, पहले वाले का कॉमन डिफरेंस कितना था 2, दूसरे का कॉमन डिफरेंस कितना है सर 3 है। तो कॉमन एलसीएम ऑफ 2, 3 है, दोनों प्राइम नंबर है, तो ये 6 है कि नहीं। तो ये हमें पहले से नोन होता है। इज दैट क्लियर, कोई समस्या है, परेशानी है क्या। तो इस तरीके से आप क्या है, कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक बात है क्या। तो बाकी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, कॉन्सेप्ट का आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपके क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड ही होता है। उसी कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से एग्जामिनर आपसे यूज करवाता है ना, कंफ्यूज करता है आपको। आप खुद से आप उसको समझ पाते हो कि नहीं, ये चेक करता है। उसके लिए आप बहुत सारे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे, करते रहोगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के अप्रोच अब देखते रहोगे, तो उससे आपके अंदर एक इंट्यूशन आएगा कि हाँ इस दिशा में जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाने से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। इज दैट क्लियर, इसमें कोई समस्या परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हाईलाइट नंबर 7, तो हाईलाइट नंबर 7 में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अगर बात करेंगे तो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज उसको डिस्कस करते हैं। हाईलाइट नंबर 7, इफ वी select the terms of an AP series at equal intervals then resulting terms also form an AP series। एक एपी सीरीज में अभी भी रिजल्टिंग टर्म्स रहेगा। क्या ये चीज समझ में आ रहा है आपको, कहने का क्या मतलब है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल सबसे अच्छा होता है समझने के लिए। 1 है, मान लेते हैं 3 का कॉमन डिफरेंस लेते हैं, अगला टर्म 4 है, फिर 7 है, फिर अगला टर्म 10 होगा, फिर 13, फिर 16, फिर 19, फिर अगला टर्म 22, फिर 25। इस तरीके से हमने टर्म्स लिख लिया है, 3 के डिफरेंस पे लिख लिया है। अब देखिए यहां से हम बोले इक्वल इंटरवल्स पे अगर हम उठाते हैं, जैसे पहला टर्म उठा लिया, 2 का गैप कर दिया, फिर अगला टर्म 10 उठा लिया, फिर 2 का गैप कर दिया, फिर अगला टर्म 19 उठा लिया, फिर 2 का गैप करेंगे तो अगला टर्म हमें क्या मिलेगा 27 मिलता, नहीं 27 नहीं, 3 का गैप है तो 28 मिलता है ना। अब देखिए ध्यान से, अब ये जो टर्म्स अब आएंगे जिसको हमने गोला किया अभी, तो यहां से इसको भी गोला कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसमें पहला टर्म क्या है 1, फिर अगला टर्म 9 है, फिर अगला टर्म क्या है 19 है, फिर अगला क्या है 28 है। तो क्या ये भी एक एपी सीरीज है कि नहीं, ये भी एक एपी सीरीज है, अभी भी है कि नहीं, इक्वल इंटरवल पे लिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सबके बीच में डिफरेंस कांस्टेंट था, तो बाकी अगर इक्वल इंटरवल पे टर्म्स को पिक किया जाए तो वो भी एक एपी सीरीज ही बनाएगा। इसके बीच का डिफरेंस 9, फिर ये भी 9 है और ये भी डिफरेंस कितना 9 है। इज दैट क्लियर, कोई समस्या है क्या। तो ये कहने का मतलब एक छोटा सा पॉइंट था जिसको हमने डिस्कस कर दिया है। अगर कहीं क्वेश्चन में किसी प्रकार से अगर यूज हो रहा है तो आप अपने दिमाग में मतलब बिठा के रखो, काफी काम का चीज है ये। नाउ नेक्स्ट,
हाईलाइट नंबर 8, हाईलाइट नंबर 8 में अगर बात करें, हाईलाइट नंबर 8 का जो पहला पॉइंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, अगर एपी का किसी भी एपी सीरीज का प्रत्येक टर्म को अगर हम किसी भी फिक्स क्वांटिटी से इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, मतलब उसमें फिक्स क्वांटिटी ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, तो रिजल्टिंग टर्म जो है अभी भी क्या रहेगा, वो एपी में ही रहेगा, है ना। इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी सीरीज is added or subtracted by a fixed quantity, then resulting series is also in AP। ठीक है, तो वो अभी भी एपी में ही रहेगा। जिससे कहने का मतलब ये है कि एज फॉर एग्जांपल ये है कि इफ A1, A2, A3, A4 अप टू AN आर इन एपी है ना। इसमें अगर ऐड कर दे कोई क्वांटिटी, चाहे वो वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे A1 प्लस ऑफ के, और फिर A2 प्लस ऑफ के, फिर A3 प्लस ऑफ के, ऐसे करके ये AN प्लस ऑफ के अभी भी क्या हो जाएगा, एपी में ही रहेगा, है कि नहीं। अगर माइनस कर दे सब में से तो ये हो जाएगा A1 माइनस ऑफ के, फिर अगला होगा A2 माइनस ऑफ के, फिर अगला A3 माइनस ऑफ के, फिर ऐसे करके ये हो जाएगा AN माइनस ऑफ के। ये भी किस में रहेगा, एपी में ही रहेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है। इज दैट क्लियर? कोई इसमें समस्या परेशानी जैसी कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है। अच्छा, किसी फिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे क्या फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या वो एपी में रहेगा या नहीं रहेगा, आप सोच के बताइए। अगर किसी भी फिक्स क्वांटिटी से अगर हम सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एपी में रहेगा कि नहीं, इसको एनालाइज करते हैं हम इधर। आइए नेक्स्ट टर्म पे, जैसे अगर इसमें एनालिसिस चलेगा, जैसे मान लेते हैं कि एपी सीरीज ए है, फिर अगला है ए प्लस डी है, फिर अगला क्या है ए प्लस 2D है, फिर अगला क्या है ए प्लस 3D है। बस इतना समझने के लिए बहुत है। अभी एपी में अगर हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई टू इस टर्म, ठीक है, के मल्टीप्लाई टू इस टर्म, तो अब यहां से ये जो टर्म बनेगा वो के बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, के, फिर अगला क्या बनेगा, के प्लस ऑफ के डी, और फिर अगला क्या होगा, के प्लस ऑफ 2KD हो जाएगा, है कि नहीं। फिर अगला के ए प्लस ऑफ 3KD ये होगा, है नहीं। अब यहां से अगर डिफरेंस ले, इस दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, KD आएगा। इसका डिफरेंस क्या आएगा सर, अभी भी KD ही आ रहा है। इसका डिफरेंस क्या आएगा, KD ही आ रहा है। तो क्या ये भी एक एपी सीरीज में है कि नहीं, एपी में है सर। तो यहाँ पे किसी अगर प्रत्येक टर्म को किसी एक फिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे तो रिजल्टिंग सीरीज अभी भी क्या रहेगा, एपी में रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है, इसी का सेकेंड पार्ट, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी सीरीज is multiplied or divided by a fixed quantity k, then resulting series is still in AP। अभी भी एपी सीरीज में ही रहेगा। इज दैट क्लियर? ये समस्या कोई परेशानी जैसी बात नहीं है, ठीक बात है क्या। अगर कोई दो एपी सीरीज है अलग अलग,
दोनों को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, थर्ड पार्ट, if the corresponding terms of the two different AP series are added or subtracted, then the resulting series is also in AP. If the corresponding terms of two AP series is added or subtracted, then resulting series is also in AP. अभी भी एपी में ही रहेगा, सही है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि एग्जाम्पल के तौर पे इफ A1, A2, A3 अप टू AN RN AP, सही है। और फिर एंड B1, B2, B3 अप टू BN RN AP, दो अलग अलग एपी सीरीज है। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप ऐड करिए, इस दोनों को ऐड करेंगे, जैसे A1 प्लस ऑफ B1, फिर अगला टर्म A2 प्लस ऑफ B2, फिर अगला टर्म A3 प्लस ऑफ B3। इस प्रकार से अभी भी किस में रहेगा, एपी में रहेगा। एंड ऑल्सो A1 माइनस ऑफ B1, फिर अगला A2 माइनस ऑफ B2, फिर A3 माइनस ऑफ B3, अभी भी ये किस में रहेगा, एपी में ही रहेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या है कि अब हम देखें अगर, तो ये भी एपी में और ये भी एपी में ही है। ठीक बात है, क्या कर सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसके ऊपर एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। जैसे एज फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, दिया हुआ है कि इफ A, B, C आर इन एपी, एपी में है, देन प्रूव दैट फर्स्ट ए पार्ट जो है दैट इज B प्लस ऑफ C, B प्लस C, कॉमा दिस इज C प्लस ऑफ A, कॉमा A प्लस B इन AP, आर इन AP, और सेकेंड पार्ट ये है, दिस इज बी पार्ट में ये बोला जा रहा है, बी पार्ट में ये प्रूफ करना है कि B प्लस C का स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर, फिर C प्लस ऑफ A का स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर, और फिर A प्लस B का स्क्वायर माइनस ऑफ C स्क्वायर आर ऑल्सो इन AP। अभी भी ये AP में होगा। तो चलिए आप एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। ये एक ही प्रॉब्लम है, इसका दो पार्ट है। ABC AP में है तो प्रूव करना है कि ये AP में होगा, फिर ये भी प्रूव करना है कि ये भी AP में होगा, सही है। तो जो प्रॉपर्टी बताया है उसका यूज करते हुए आप एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ओके, हाँ तो बच्चों आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो देखें कैसे क्या है, बहुत सिंपल सा है बातें। जैसे फर्स्ट पार्ट में B प्लस C प्लस A प्लस B आर इन AP है, तो इसको आप मान सकते हो AP में, और ये प्रूव कर दो कि ABC कॉमा A B C आर इन AP, तो भी काम चल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए ऐसे स्टार्ट कर देते हैं कि लेट B प्लस C कॉमा C प्लस ऑफ A कॉमा A प्लस B आर इन AP। सही बात है, अगर ये सत्य वचन होगा तो ये भी सत्य होगा। तो चलिए इसमें अब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो सब में ऐड कर देते हैं। ऐड दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C टू ईच टर्म। अगर सब टर्म में ऐड कर देंगे तो क्या होगा, अभी अभी पढ़ा है हमने कि अगर सारे टर्म में एक सेम क्वांटिटी ऐड कर दें तभी भी AP में ही रहेगा। तो ये इसमें ऐड होगा
तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ ए, फिर ये इसमें ऐड होगा तो माइनस ऑफ बी, फिर ये इसमें ऐड होगा तो माइनस ऑफ सी, आर इन ए पी हो जाएगा। सही है। अब हम इसमें डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई किससे, डिवाइड बाई माइनस ऑफ 1 टू इस टर्म, तो अभी भी एपी में ही रहेगा। सेम क्वांटिटी से जो भी ऑपरेशन होगा वो सब में होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी आ गया, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये सही है, प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट में भी ऐसे अप्रोच कर सकते हो, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए हम सेकेंड पार्ट को करते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। लिखा हुआ था b प्लस सी, इट इज रिटन दैट b प्लस सी, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, प्लस ऑफ ए और इनटू b प्लस सी माइनस ऑफ ए। फिर अगला टर्म क्या है, अगला टर्म है दिस इज c प्लस ए प्लस ऑफ b एंड दिस इज c प्लस ऑफ ए माइनस ऑफ b। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, a प्लस बी प्लस ऑफ सी, और फिर क्या है a प्लस ऑफ b माइनस ऑफ सी। ये एपी में होगा, मान लेते हैं एपी में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारे टर्म क्या हमें दिख रहे हैं, ये भी टर्म, ये टर्म और ये टर्म क्या कॉमन टर्म दिख रहा है। तो क्यों नहीं हम कॉमन टर्म से डिवाइड कर दे, इसी से डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब डिवाइड इस टर्म बाई व्हाट इज दैट, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा निकल के, ये आएगा b प्लस सी माइनस ऑफ ए, फिर c प्लस ऑफ ए माइनस ऑफ b एंड दिस इज a प्लस ऑफ b माइनस ऑफ c आर इन ए पी, आर इन ए पी। सही है। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ये जो टर्म है अगर सब में ऐड कर दें, ये ऐड माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी टू इस टर्म, अगर सारे टर्म में ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2a, फिर माइनस ऑफ 2b, फिर ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2c आर इन ए पी, ये पी में हो जाएगा। सही है। अब फिर से -2 से डिवाइड करना चाहिए हमें, डिवाइड इस टर्म, फिर से डिवाइड इस टर्म बाई माइनस ऑफ 2। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा निकल के क्या, a कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी, और यही हमें प्रूव करना था। इज दैट क्लियर। इसमें कोई समस्या परेशानी की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बाकी हम लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।